स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई एक स्टील प्लेट को दूसरे स्टील प्लेट के साथ रिविट के थ्रू कनेक्ट करने के बाद जो जॉइंट बनता है तो उस जॉइंट की क्या मजबूती आएगी, क्या ताकत आएगी, क्या स्ट्रेंथ आएगी। आज उस स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करेंगे और उस स्ट्रेंथ से हम लोग क्या सोच करके डेरिवेशन करेंगे और जो डेरिवेशन करने के बाद जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग एग्जाम तक यानी संभाल के रखेंगे और वो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का हम लोग को डिजाइनिंग करने में और न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। ठीक है। हाँ, एक बात और समझ लीजिए कि आपका जो ज्वाइंट बन रहा है वो रिविट के थ्रू बन रहा है। इसका मतलब उसमें रिविट भी होगा और प्लेट भी होगा। तो उस प्लेट का कितना स्ट्रेंथ आएगा, रिविट के वजह से कितना स्ट्रेंथ आएगा, इस सारे चीज के बारे में यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रूप में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो आप लोग फ्रेश हेडिंग बना लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिविटेड जॉइंट। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है होता है समझ लीजिए। ठीक है। सपोज करिए कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, ताकत। कोई भी मटेरियल को मतलब बाहर से जो लोड लगाते हैं वो लोड को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड को सेफली सहने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो आपने कोई मटेरियल के ऊपर बाहर से जो लोड लगाया वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मटेरियल के द्वारा सेफली लोड सहने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ का थोड़ा सा और समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए कि ये एक कोई प्लेट है और इस प्लेट की आपकी स्ट्रेंथ यानी ताकत यानी मजबूती पता करना है। तो कैसे करोगे, इस पर आप एक्सटर्नल लोड लगाओगे यानी बाहर से आप लोड लगाओगे और जैसे ही लोड लगाओगे तो इसके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। कब? जब फेल नहीं करेगा तब। अगर आपने और लोड लगाया तो और स्ट्रेस उत्पन्न होगा, अगर और लोड लगाया तो और स्ट्रेस डेवलप होगा। कब तक होगा? तो सर सहने की एक मैक्सिमम औकात होगा और उस औकात से ऊपर जाने पर फेल कर जाएगा। तो वही कहता है कि लगाते जाओ स्ट्रेस बढ़ते चला जाएगा तो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड पर ये क्या होगा, मटेरियल फेल कर जाएगा। तो वही मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना वही इस मटेरियल का स्ट्रेंथ होगा, ताकत होगा। ठीक है ना। इस चीज़ को बड़े आसानी से लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, उसको समझ लीजिए। ठीक है। कह रहा है द मैक्सिमम लोड विच अ जॉइंट विथ स्टैंड सेफली, यानी मैक्सिमम वो लोड जिससे वो जॉइंट सेफली विथ स्टैंड कर सकता है यानी सह सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए हम लोग का स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन अब करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सॉलिड प्लेट का कितना स्ट्रेंथ होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आसानी से चीज़ों को समझ लीजिए, समझ कर हम लोग मतलब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग लिखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है ना। सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ को अगर हम PS से SP कर दीजिए, PSP यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। सॉलिड प्लेट के कभी कभी जानते हैं क्या लिखता है, फुल प्लेट। ठीक है ना। हाँ, सॉलिड प्लेट कहने का मतलब हुआ ना कि कोई ऐसा प्लेट जिसमें कोई होल नहीं किया गया है। ठीक है ना। यहाँ जब स्टील स्ट्रक्चर में सॉलिड प्लेट कहने का मतलब यही हुआ कि उस प्लेट में कोई होल नहीं किया गया है। अगर कोई होल नहीं किया गया होगा यानी कोई होल नहीं किया गया होगा, इसका मतलब वो बहुत मजबूत अच्छा प्लेट होगा। होल करने से पता है क्या होता है, होल करने से प्लेट का स्ट्रेंथ कम जाता है, प्लेन का ताकत क्या होता है बाबू, कम जाता है होल करने से। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये कोई एक प्लेट है जिसका थिकनेस आप लोग मान लीजिए कि सर इसका थिकनेस T है, होगा ना कुछ थिकनेस प्लेट का। यस सर, थिकनेस तो होगा। तो सर इसका चौड़ाई भी कुछ ना कुछ होगा और उस चौड़ाई को आप लोग क्या मान लो बाबू, B मान लो, नन का B मान लो। उसकी चौड़ाई क्या मान लो, नन का B मान लो। ठीक है। हाँ, बड़े आसानी से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे। तो बताओ, अगर आपने इसको इधर से लोड लगा के खींच रहा है और आप इधर से इसको लोड लगा के खींच रहा है तो सर बोलेंगे कि सर इसमें हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। कैसा लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। और टेंसाइल लोड लगा करके हम इधर से भी खींच रहे हैं, उधर से भी खींच रहे हैं मतलब टेंशन डेवलप हो रहा होगा। तो सर इसके अंदर भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बना होगा। ये जो प्लेट है सर, प्लेट भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा और ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, तो लोड को सर सह रहा होगा।
लोड को क्या कर रहा होगा सर, सह रहा होगा, यानी बर्दाश्त कर रहा होगा। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं सर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। यानी जब टेंसाइल लोड आप लगा रहे हैं तो इस प्लेट के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को पता करना है कि कितना तक ये मटेरियल सह सकता है, यानी इसकी औकात पता कर लेना है। चलो, बड़े आसान है चीज़ों को समझना। तो सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि जो टेंसाइल लोड जो लग रहा है ना, वो कितना एरिया में लग रहा है। तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि सर जो टेंसाइल लोड लग रहा है ना, वो ये वाला एरिया में लग रहा है, ये वाला एरिया में लग रहा है, ये वाला एरिया में लग रहा है। टेंसाइल लोड जो लग रहा है ना, वो ये वाला एरिया में लग रहा है। यानी अगर आप इसके लिए एरिया की कैलकुलेशन करोगे, यानी एरिया जिसमें टेंसाइल लोड लग रहा है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ B है और ये थिकनेस T है। यानी एरिया का कैलकुलेशन करोगे तो आप बोलोगे कि सर ननका B इंटू ननका T बोलेंगे। B क्या है, तो सर B वेयर B जो है वो बीथ ऑफ प्लेट है, प्लेट की चौड़ाई है, बीथ ऑफ प्लेट है। और T क्या है सर, ननका T थिकनेस है सर, थिकनेस ऑफ प्लेट है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। चलो, आप ये जानते हो कि सर स्ट्रेस बराबर क्या होता है। सर हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर होता है इंटरनल रेजिस्टिंग लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये एरिया जितना एरिया में आप लोड को अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये टेंशन में लग रहा है तो इस स्ट्रेस को हम कुछ देरी के लिए सिग्मा T बोल देते, कोनो क्या आफत नहीं सर। और ये लोड है, ये कितना लोड आप दे सकते हैं, यानी सहा सकते हैं, यही तो है स्ट्रेस। यानी हम किसका निकाल रहे हैं, तो प्लेट का, फुल प्लेट का। किसका, फुल प्लेट का, यानी PSP बोल दो। क्या बोल दो, PSP, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है ना। चलिए, अब बड़े आराम से यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे इस एरिया को गलती से अगर A लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़का A लिख दो। चलो, अगर आप यहाँ से ऐसे लिखना चाहोगे PSP बराबर तो सिग्मा B इंटू एरिया, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। और कोई भी मटेरियल का ये जो होता है स्ट्रेस, वो गिवन होता है IS स्पेसिफिकेशन से। ये कहाँ से, IS कोड से ये स्ट्रेस गिवन रहता है। और इसी स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं एलॉयबल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेस को ही प्यार से बोलते हैं एलॉयबल स्ट्रेस, या इसी को कभी कभी हम लोग प्यार से बोलते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना, परमिसिबल स्ट्रेस। देखिए, परमिसिबल स्ट्रेस कहने का मतलब क्या, कि उतना स्ट्रेस आने के बाद, उतना स्ट्रेस आने तक वो मटेरियल सेफ रह सकता है। और ये चीज़ आप चेक नहीं करोगे मटेरियल में रख करके UTM मशीन से, ठीक है ना। ये आपको IS कोड के थ्रू मेंशन है, ठीक है ना। हाँ, तो और यहाँ से अगर इसको और डेरिवेट करोगे, फॉर्मूला को, तो PSP बराबर सिग्मा, ये तो ऑलरेडी गिवन रहेगा, सिग्मा ये सिग्मा क्या हो जाएगा, T ना, टेंशन की वजह से ना, तो सिग्मा T हो जाएगा इनटू, सॉरी सिग्मा T होगा सब जगह पर, सुधार लीजिए आप लोग, ठीक है ना। टेंशन ना, यहाँ पे जो स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा होगा, चूंकि टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सिग्मा T, एरिया क्या लिखेंगे, एरिया बराबर लिखेंगे सर B इंटू टी। यानी आपको अगर ऐसा कह दिया जाए कि स्ट्रेंथ ऑफ फुल प्लेट यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या होगा, तो आपको सर ये रिजल्ट हमेशा याद रखना होगा
कभी भी आप सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ इसी से कैलकुलेट कर लोगे। सर तो सर कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए जो प्लेट सेलेक्ट किए उसका तो विड्थ पता रहेगा, उसका थिकनेस भी पता रहेगा, लेकिन स्ट्रेस कहाँ से लाएंगे? तो सर स्ट्रेस हम लोग लाएंगे IS कोड से। कहाँ से? IS कोड से। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा 0.6 × Fy होता है। ठीक है ना, Fy क्या होता है? तो ये जो होता है ग्रेड होता है, और ये Fe मतलब ये जो ग्रेड होता है वो माइल्ड स्टील के लिए हम लोग यूज करेंगे जनरली, तो वो 250 होता है। कितना होता है? 250 MPa। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग MPa लिख दो, MPa मतलब न्यूटन पर mm²। ठीक है ना, इसको आप ध्यान दे लोगे कि यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे। अगर आपके ग्रेड हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में चेंज कर देता है, तो 250 ना देकर 400 दे देगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे देख रहे हो। ठीक है ना, अगर जनरली तो माइल्ड स्टील के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो माइल्ड स्टील के लिए भी यूज कर लेंगे और अदर के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट ये वाला फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। लेकिन कोड भी परमिट करेगा, उसके अनुसार हम लोग डाटा को देखने वाले होंगे। ठीक है ना। हाँ, तो एक बात हम लोग देख लिए यहाँ से कि अगर प्लेट सॉलिड है, प्लेट में कोई होल वोल नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में उस प्लेट का स्ट्रेंथ, ताकत, मजबूती क्या आने वाली है? तो सर यही आएगा। PSP क्या है आप समझ पाए होंगे। ये सिग्मा T क्या है? तो एलोएबल स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। एलोएबल स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस क्या है कि उतना स्ट्रेस आने के बाद वो मटेरियल फेल नहीं करेगा, उससे अगर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा तब वो मटेरियल फेल करेगा। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? तो IS कोड से ही पता चलेगा। चलो एरिया कैसे निकला? तो सर एरिया निकला B × T। चलिए यहाँ से आप क्या निकाल दिए? यहाँ देखिए आपका रेडीमेड एक फार्मूला, बस स्ट्रेस का ही फार्मूला से आपने सारा कैलकुलेशन किया। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा और फुल प्लेट का आपने ताकत पता कर लिया। उम्मीद है आपने फुल प्लेट का ताकत पता कर लिया और इसे करेंगे कॉपी। तब तक के लिए हम साइड हो जाते हैं, क्योंकि बार बार यही शिकायत आता है कि सर आप हमें छापने के लिए क्या नहीं देते हो, समय नहीं देते हो। चलिए उम्मीद है छाप लिए होंगे। ठीक है। हाँ, आपको एग्ज़ाम तक यानी कोई भी मतलब जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट को संभाल के रखोगे। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला डेरिवेशन करने के बाद। उम्मीद है इसको छाप लिए होंगे। अब इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से इसको करते हैं इरेज। हाँ, वीडियो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा छापने में यहाँ पे आपको, नहीं तो हम इसको काट देंगे बीच में वीडियो को। ठीक है, आप लोग को समय बचेगा, नहीं तो पता चलेगा कि सर वीडियो बड़ी ज़्यादा लंबा हो गया देरी का, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें बता चुके हैं कि इसमें वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है। ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई एक प्लेट है, अगर मान लिया जाए कि कोई एक ऐसा प्लेट है और इस प्लेट में आपने क्या कर दिया है बाबू? होल कर दिया है। होल मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि होल मतलब होता है कि रिविट कनेक्शन करने के लिए बिना होल के रिविट कनेक्शन कर कैसे सकते हैं? ज़बरदस्ती फेविक्विक ला कर रिविट पर साट देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है ना। ये कोई आपकी प्लेट है और इस प्लेट में आपको यहाँ पे होल किया गया, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है ना, इस तरह से आपने क्या किया? होल किया। ये वाला थोड़ा सा रिविट ऐसे बना दो ना, ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर के चक्कर में बेहतरीन मत को। ठीक है ना, इस तरह का, इस तरह का। ठीक है ना, इस तरह का। ठीक है ना, उम्मीद है इतना देखने में अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। अब बताइए कि यहाँ से आपने इधर से लोड लगा के खींच रहा है और आपने इधर से आपने लोड लगा के खींच रहा होगा, तो यहाँ पे भी आपने जो लोड लगा के जो खींच रहा है ना, ये कैसा लोड लगा रहे हैं? तो सर टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी जो लोड लगा रहे हैं बाबू उसको बोलेंगे सर टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। कैसा लोड लगा रहे हैं? सर टेंसाइल लोड लगा के खींच रहे हैं। अच्छा, जब खींच रहे हैं तो ये कहाँ से फेल करेगा? तो एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी मटेरियल, कोई भी डिजाइनिंग का पार्ट यहाँ पे देख लीजिए कि
वहाँ से फेल करता है जहाँ से वो कमज़ोर पड़ता है। तो पूरे ये प्लेट को देखने से आपको पता चल रहा कि सर कमज़ोर कहाँ से पड़ रहा है। ये जो होल किए हैं ना, ये कमज़ोर कहाँ से, ये मटेरियल, ये स्टील जो प्लेट आपने लिया है, ये स्टील प्लेट कमज़ोर कहाँ से पड़ रहा होगा। तो सर कमज़ोर यहाँ से भी नहीं होगा ना, यहाँ से होगा। यहाँ पे होल करके कुछ मटेरियल काट कर निकाल दिए ना, या इसका मतलब है कि होल वाले जगह से ही ये क्या होगा, कमज़ोर होगा। यानी दोनों तरफ से अगर लगा के लोड खींच रहे हैं तो जब भी फेल होने की स्थिति होगा ना, तो यही वाला कमज़ोर पोर्शन से फेल करेगा। यानी कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ जो होगा वो कमज़ोर पोर्शन से ही डिसाइड करेंगे। चलो बताओ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर ये फेल होगा तो ऐसे यहाँ से ये वाला कटेगा, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला। अच्छा एक बात मान लीजिए कि फेल नहीं कर रहा है, तो जो आपने लोड को लगा रहा है, आपने जो टेंसाइल लोड को लगा रहा उसको सह कौन रहा होगा, होल सह रहा होगा कि ये जो प्लेट सह रहा होगा। तो सर आपको जवाब यही आना चाहिए कि सर ये जो सह रहा होगा वो ये वाला सह रहा होगा, ये प्लेट सह रहा होगा। होल में तो है ही नहीं लोहा, इसीलिए ये क्या सह रहा होगा, ये प्लेट सह रहा होगा। ये कौन सा सह रहा होगा, प्लेट सह रहा होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझिएगा। इधर से जो आपने लोड लगा के खींच रहा हो, होल तो लोड सह नहीं रहा होगा, होल तो लोड को सह नहीं रहा होगा, होल तो लोड को सह नहीं रहा होगा, सह कौन रहा होगा, तो इस सॉलिड प्लेट का जो पार्ट है ना वही सह रहा होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर इसको 3D एनिमेशन से, 3D से अगर दिखाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आप देखिएगा और बड़ाई कीजिएगा कि बहुत अच्छा सर आपने ड्राइंग बना दिया। ऐसा ठीक है, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होता और बिना पढ़े सेमेस्टर पार नहीं होता। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझिए यहाँ पे कि इस फिगर को बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग रहा है। चलिए मान लीजिए बढ़िया फिगर बन रहा है। ठीक है ना, ऐसा यही। चलिए ठीक है, यहाँ पे बड़ा आराम से देख रहे हो कि जब इधर से लोड लगा के खींच रहे हैं तो आपको उस लोड को कौन कौन सा एरिया सह रहा होगा। तो सर आप यही बोलोगे कि सर ये जो सह रहा होगा ना, ये जो आपने ग्रीन कलर से दिखाया है ना वही एरिया सह रहा होगा, और ये जो ग्रीन कलर से है वो ये वाला एरिया आ रहा होगा। देखिए बड़े आसानी से चीज़ों को समझ लीजिए। यानी लोड जो लगा रहे हैं वो कौन बर्दाश्त कर रहा होगा, सह रहा होगा, यानी यही वाला एरिया में स्ट्रेस आ रहा होगा। यही वाला एरिया में आपको क्या आ रहा होगा, तो सर स्ट्रेस आ रहा होगा। यही वाला एरिया में क्या आ रहा होगा, तो सर स्ट्रेस आ रहा होगा। चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर रूप से समझ आ रहा होगा। चलिए इसका मतलब ये जो आप टेंसाइल लोड लगा रहे हैं ये पूरा एरिया में तो नहीं है, कितना एरिया में है, तो ये वाला एरिया में है, ये वाला एरिया में है, और ये वाला एरिया में है, ये वाला एरिया में। तो वो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस वो एरिया कैलकुलेट हुआ ना कि तुरंत हम लोग निकाल देंगे स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ बराबर हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया कौन सा, तो जितना एरिया में आपने लोड को सह रहा है, जितना एरिया में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, इसको आप बड़े आराम से देखने की कोशिश करोगे तो देखोगे कि अगर मान लीजिए कि ये मेंबर कहाँ से फेल करेगा। देखिए 3 गो रिविट लगाए हैं,
ये 3 गो रिविट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 2 गो तो फेल कर गया अभी ये। चलिए मान लीजिए, देखिए ये फेल कर रहा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये होल कर दिए हैं, ठीक है ना, तो ये रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम लेने दीजिए। मान लीजिए कि इसमें 3 होल कर दिए हैं, 1 2 और 1 किधर गया, मान लीजिए ना कि ये 3 एक होल किए हैं, 2 ही होल किए हैं, ठीक है ना। और इसको अगर खींचेंगे तो हमेशा देखिए कहाँ से फटेगा, वहीं से फटेगा जहाँ से आप होल किए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी फेल होने का चांस होगा ना, तो वहाँ से फेल होगा जहाँ से आपने क्या किया, होल किया। इस चीज़ को बड़े आराम से आप समझने की कोशिश करोगे, हमेशा वहीं से फेल होगा जहाँ से आपने होल किया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कि ये जो एरिया होगा, ये एरिया कैसा होगा, तो देखिए यही वाला एरिया होगा, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया मतलब टेंसाइल लोड को सह रहा होगा, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। तो ये एरिया को सिर्फ निकाल लेना है, यही एरिया कैलकुलेट करना आपको बहादुरी है बस। यानी अगर गलती से आपने यहाँ से ये वाला एरिया निकाल सकते हो तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। चलो अगर ये कोई, अगर आप प्लेट आपने स्टार्टिंग में लिया है तो उसका थिकनेस क्या होगा सर, उसका थिकनेस टी होगा और उसका विड्थ जो होगा वो क्या होगा, मान लीजिए नन का बी है। चलिए ठीक है ना। अब बताइए कि अगर आपने प्लेट में होल कर दिया है और होल करने के बाद आपने टेंसाइल फोर्स लगा रहा है, तब तो वहाँ से जो स्ट्रेंथ मिलेगा ना, उस स्ट्रेंथ को बोलेंगे टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, या इसी को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। चलिए इसको हम बोल देंगे पी से, पी और फुट में टी, ठीक है ना। हाँ चलिए, यहाँ से जो स्ट्रेस आ रहा होगा इस एरिया में, उस स्ट्रेस को हम लोग बोल देते हैं, यहाँ से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, ये सारे स्ट्रेस को हम लोग बोल देते हैं सिग्मा टी। क्या बोलते हैं, सिग्मा टी। इसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। चलिए यहाँ तक आपको उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। गलती से आपको एरिया निकालना है, एरिया निकल गया, कहानी प्लेन, बस छोटा सा मैथमेटिक्स लगाना है, ठीक है ना। तो बताओ अगर ये मान लिया जाए कि होल नहीं किया है तो टोटल एरिया कितना होगा। अगर आपको ए नेट कैलकुलेट करना है तो बताओ, अगर होल नहीं किए होते, अगर आपने होल नहीं किए होते तो टोटल एरिया बी इंटू टी होता। अगर आपने होल नहीं किए होते तो टोटल एरिया बी इंटू टी होता। लेकिन आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 होल कर रखा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ई होल का डायमीटर डी नोट होगा, ई होल का डायमीटर डी नोट होगा और इस होल का डायमीटर डी नोट होगा। यानी यहाँ से अगर इसका एरिया निकालेंगे तो थिकनेस टी है, यानी डी नोट इंटू टी होगा। अगर इस होल का अगर निकालेंगे तो डी नोट इंटू टी होगा, इस होल का एरिया निकालेंगे तो डी नोट इंटू टी होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से ये तीनों पूरा में से घटाना होगा। टोटल एरिया में से तीनों घटा देंगे तो हमारा नेट एरिया निकल जाएगा, जितना एरिया में आपको स्ट्रेस आ रहा है। चलिए अब यहाँ से कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के करोगे तो लिखोगे माइनस डी नोट इंटू टी माइनस डी नोट इंटू टी माइनस डी नोट इंटू टी। इतना कर दिया, आपका नेट एरिया निकल गया। अगर नेट एरिया का लुक लाइक अगर देखा जाए तो बी नोट इंटू टी माइनस 3 इंटू डी नोट इंटू टी। अगर यहाँ से टी कॉमन निकालेंगे तो बी माइनस 3 इंटू डी नोट इंटू टी। चलिए यहाँ से आपको निकल गया नेट एरिया, ए नेट निकल गया। क्या निकल गया, ए नेट निकल गया। एक बात ध्यान दे रहे हैं, एक गेस करने वाली बात यह है कि जितना आपने होल किया उतना ही आपको ग्रॉस डायामीटर से घटा रहे हैं विड्थ में से, और थिकनेस तो दोनों में सेम ही है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, मान लिया जाए कि 2 गो प्लेट रहता तब, एगो मोटा एगो पतला, तब थिकनेस कौन वाला लेते, थिकनेस ऑफ पतर का प्लेट, यानी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। चलिए ए नेट निकाल दिए, स्ट्रेस यहाँ से पता है, तो बताओ टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालोगे कैसे। तो सर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो सर स्ट्रेस बराबर होता है
स्ट्रेस बराबर होता है लोड इंटरनल रेजिस्टिंग लोड अपॉन एरिया। एरिया कैसा? तो एरिया नेट एरिया ए नेट जितना में आपको लोड लग रहा है। चलो ये टेंशन में है तो लिखेंगे सिग्मा टी बराबर ये कितना है? तो सर टीयरिंग में फेल होगा यानी टेंसाइल लोड लगा रहे हैं यानी हो जाएगा P इंटू टी। अच्छा ए नेट लिखेंगे। चलिए यहाँ से अगर P निकालने की कोशिश करेंगे पी टी बराबर लिखेंगे सिग्मा टी इंटू ए नेट। अगर ए नेट की अगर बात किया जाए तो ए नेट कितना निकाल कर लाए हैं? तो सिग्मा टी इंटू ए नेट निकाल कर लाए हैं बी माइनस 3 इंटू डी नॉट इंटू टी। इस कैलकुलेशन को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने में, आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने में। फिर से इसको एक बार हम समझा देते हैं, पहले इसको सारे चीज़ को लिख देते हैं। पी टी क्या है? तो सर पी टी है टेंसाइल या टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अच्छा अब बताइए सिग्मा टी क्या है? तो सर टीयरिंग स्ट्रेस है, टीयरिंग स्ट्रेस, टीयरिंग स्ट्रेस जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो कहाँ से? तो IS कोड इसको अलाउ करता है या इसी को बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस या एलाउएबल स्ट्रेस, इसको लिख देते हैं। या इसी को बोलते हैं कौन सा चीज़? परमिसिबल या एलाउएबल स्ट्रेस। दिखाई पड़ रहा है? एलाउएबल स्ट्रेस, ठीक है ना? हाँ इस चीज़ को आप समझिए। बी क्या है? तो बीथ ऑफ प्लेट। आप लोग क्या करोगे कि इसको वेयर में करके लिख लोगे। डी क्या है? तो डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल। थिक क्या है? टी क्या है? तो थिकनेस ऑफ पतरका प्लेट, थिकनेस ऑफ पतरका प्लेट, थिनर प्लेट। इस चीज़ को आप समझोगे और आपके एग्ज़ाम तक यही चीज़ को संभाल के रखना है। बड़ा आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। फिर से इसको हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, चूँकि टेंसाइल स्ट्रेस इसको समझना बड़ा आसान है। इधर से आपने लोड लगाया और इधर से आपने लोड लगाया। लोड लगाने के बाद आपको ये वाला एरिया सहारा होगा, ये वाला एरिया सहारा होगा और ये वाला एरिया सहारा होगा, ठीक है? हाँ ये सही, ये सारे एरिया सहारा होगा। तो यहाँ से हमको नेट एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगा और नेट एरिया यहाँ पे भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको देखने के लिए मन की आँख की जरूरत पड़ेगा और मन की आँखों से हमको ये दिखा और ये वाला एरिया सहारा, ये वाला एरिया सहारा, ये वाला एरिया सहारा और ये वाला एरिया सहारा। तो ये सारे एरिया का कैलकुलेशन हमने किया। ए नेट बराबर अगर टोटल एरिया में से होल का एरिया घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा। बहुत लोग को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर होल जब किए तो सर्कुलर होगा यानी सिलेंड्रिकल होगा, तो आप सर्कुलर एरिया ना घटाते। नहीं, हमने ये प्लेट का जो एरिया सहारा उसको घटाना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से डी नॉट इंटू टी होगा, ठीक है? हाँ यहाँ से नेट एरिया निकाले। नेट एरिया के बाद हम लोग लगा दिए फॉर्मूला, स्ट्रेस बराबर इंटरनल रेजिस्टिंग लोड पर यूनिट एरिया। एरिया नेट लेना है। स्ट्रेस आपको ये कहाँ से पता चलेगा? IS कोड से पता चलेगा। IS कोड कितना परमिट करता है, ठीक है ना? अगर नहीं परमिट किया तो 0.6 इंटू FY कर दोगे। चलो इतना बात करने के बाद PT बटा ए नेट कर दोगे। ऐसा करने के बाद आप कैलकुलेशन करोगे, एरिया नेट वहाँ से रख दोगे इसमें, बस आपको ये रिजल्ट, यही रिजल्ट को आपको संभाल के रखना है। बार बार आप कभी भी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चंस पर पिच के मतलब दिया रहता है कि पर पिच बताओ। ये तो हुआ कि जितना रिबीट था उतना, अब हमको एक पिच में निकालना पड़ता है कभी कभी। तो एक पिच के लिए आप थोड़ा सा जान लो। एक काम करो, इतना को पहले कर लीजिए आप लोग कॉपी, ठीक है ना? आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम अभी ऊपर चिपका देते हैं। चलो कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिए होंगे उम्मीद है। इसको अब थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, आपको संभाल के रखना है यही वाला रिजल्ट को, ठीक है ना। हाँ, ये सारे चीज़ वही है। आपको अगर ऐसा पूछे कि बताओ पर पिच, बताओ पर पिच, तो बताओ पिच हम लोग कहते किसको हैं, बड़े आराम से देख लीजिए, पिच कहते किसको है। तो हम लोग ये जानते हैं पिच और गेज दोनों सेम चीज़ होता है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ को अगर ऐसे ना दिखा करके अगर ऐसे दिखाया जाए, एक रिविट ऐसा है और एक रिविट ऐसा है और ऐसा, या एक रिविट ऐसा है, तो एक पिच यहाँ से यहाँ तक ये वाला अगर इधर से फोर्स लगा दो, ऐसे फोर्स लगा दो, तो ये वाला एक पिच होगा कि नहीं होगा। तो एक पर पिच की अगर बात किया जाए, जब कभी भी पर पिच की बात किया जाए, तो आपको देखो यहाँ से यहाँ तक जो रिविट मिलने वाला है ये वाला मिलेगा पर पिच, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इसको बोलेंगे पर पिच। बड़े आसानी से इसको समझिएगा, यानी एक पिच में टीयरिंग स्ट्रेंथ कितना आएगा, इसको बोल दो पिच। क्या बोल दो, पिच। कितना लोग सोच रहा होगा कि सर आपने तो लोड इधर से लगाया और पिच ऐसे बोल रहा है। तो हम लोग ये जानेंगे पिच और गेज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। IS स्पेसिफिकेशन के अनुसार सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझिए। तो जब एक पिच को यहाँ पे बाहर ला के एनालिसिस करेंगे, देखिए बहुत यहाँ पे लोड ऐसा नहीं लगा, आप ऐसे लोड लगा दो, ठीक है ना, आप लोड ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो बड़ा आसानी से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर यहाँ पे ए पर पिच की बात किया जाए, अगर पर पिच की बात की जाए, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, लोड, अगर इसको पर पिच अगर बात किया जाए, काची किया जाए, पर पिच बात किया जाए, तो बताइए कि अगर इस तरह का रिविटिंग किया गया है और यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे कितना रिविट पार्ट होगा। तो सर यहाँ पे जो रिविट पार्ट होगा ना, वो एक ही, आधा इधर और आधा इधर, यानी यहाँ पे पर पिच में अगर बात किया जाए तो होल कितना होगा, तो सर आधा होल यहाँ पे और आधा होल यहाँ पे, यानी पर पिच में। और ये वाला एरिया आपको टेंशन को रेजिस्ट कर रहा होगा। तो बड़ा आसानी से इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे कि ये वाला एरिया टेंशन को रेजिस्ट कर रहा होगा। अगर आपने टोटल एरिया निकाल दिए तो ये वाला होल का एरिया और ये वाला होल का एरिया घटाना होगा, ठीक है ना। तो अगर पर पिच अगर टीयरिंग स्ट्रेंथ पूछे, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पूछे तो आप लिखेंगे PT बराबर सिग्मा T इंटू क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये जो है वो P माइनस P इंटू टी हो जाएगा टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक के, तो P इंटू टी माइनस एगो होल कर देंगे D नॉट इंटू टी। यानी यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे सिग्मा T और T से T यहाँ पे P माइनस D नॉट इंटू टी कर दोगे, यानी ये हो जाएगा आपकी पर पिच का फॉर्मूला। देखिए पर पिच को फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, कि एक पिच लेंथ में कितना टीयरिंग स्ट्रेंथ आएगा। तो देखिए, तो एक पिच में कितना होल होगा, यहाँ से यहाँ पिच का अगर एरिया निकाल देंगे, गलती से अगर एक पिच का एरिया निकाल देंगे तो P इंटू टी होगा, लेकिन उसमें दूगो तो आधा होल इधर का और आधा होल इधर का भी तो आ जा रहा है। तो उस स्थिति में हम आधा होल ऊपर वाला आधा होल नीचे वाला दोनों घटाएंगे तो एगो होल घट जाएगा। और एगो होल कहने का मतलब डायामीटर ऑफ ग्रोस, यानी होल डायामीटर, यानी वही वाला एगो घटा दिए, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ से ये पर पिच आया, अगर मान लिया जाए कि रिविट की संख्या 3 4 जितना भी हो जाए बढ़ते चले जाएगा, होते चला जाएगा। तो अगर एन रिविट की बात किया जाए, अगर पीटी अगर एन रिविट की बात किया जाए, दिखाई पड़ा ना, अगर पीटी अगर एन रिविट की बात किया जाए तो हो जाएगा B माइनस 3D नॉट इंटू टी, यानी ये एन की जगह पर यहाँ पे एन हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे।
ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करिएगा। आपको एग्जाम तक डेरिवेशन को नहीं संभाल के रखना है, आपको एग्जाम तक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पर पिच कहेगा तो P माइनस डी नॉट इंटू टी। टी क्या है? मिनिमम। टी मिनिमम यानी थिकनेस ऑफ मिनिमम प्लेट, टी मिनिमम, ठीक है ना, टी मिनिमम, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे P क्या है तो पिच लेंथ, पिच लेंथ, इस चीज़ को समझिएगा। D क्या है तो सर ग्रोस डाया, D क्या है? ग्रोस डाया ऑफ होल या ग्रोस डाया ऑफ रिविट या बोल सकते हो डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है तो परमिसिबल, परमिसिबल स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेस, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। पीटी क्या है तो स्ट्रेंथ, तो पर पिच कहेगा यानी एक पिच में लेंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि यहाँ पे पर पिच का लफड़ा थोड़ा सा, हालांकि आपके सेमेस्टर भी इतना ही काफ़ी है, लेकिन सेमेस्टर से अगर आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा कम है। देखो पिच का फिर से एक बार समझा देते हैं, आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये दोनों के जगह सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रिविट का होगा वो पिच होगा, तो एक पिच में कितना आपको होल है तो आधा होल इधर, ये जो आधा होल इधर और आधा होल इधर, ये दोनों घट जाएगा। तो बताओ टोटल एरिया में से अगर होल का एरिया घटा देंगे तो हमारा ये वाला एरिया पता चल जाएगा, और यही एरिया आपको टेंशन में रजिस्टर करना है, इसीलिए सारे कैलकुलेशन किए। इसको आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे पर पिच वाली कहानी, ठीक है। अगर आपको मन की आंखों से नहीं दिख रहा है तो अपनी आंखों से देखने के लिए आप यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पर पिच, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा पर पिच, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला को घटाना होगा, ये वाला होल आधा होल इधर और आधा होल इधर, यानी आधा आधा करके एक होल घट जाएगा। और यहाँ पे P इंटू अगर थिकनेस कर देंगे तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा, और उन दोनों में से अगर ई ननका ननका एरिया आधा आधा एरिया घटा देंगे तो हमारा ये एरिया पता चल जाएगा जो टेंशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो पर पिच के लिए बड़े आसान सा बड़े शानदार सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और नहीं तो आप लोग दिमाग सीधा सीधी लगा लीजिए कि अगर यहाँ पे पर पिच कहेगा तो B की जगह पर P रख लीजिए, P समझ लीजिए बड़े आराम से। अगर पर पिच कहेगा तो B की जगह पर P कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इतना बात तो आपको समझ लेना है, इतना हर हाल में आपको याद रखना है सेमेस्टर एग्जाम तक और वनडे कंपटीशन एग्जाम तक।